हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसा चीज लेकर के आया हूं कि अब वो समय आ गया है कि मैं आपको वो चीज उपलब्ध करा दूं। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th बोर्ड। मैंने एक पार्ट दैट इज द एक पार्ट है आपका। उसके बाद एक पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, मतलब मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है एक पार्ट का, और एक एक पार्ट ये है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी इस समय बच्चों के मन में बस एक क्वेश्चन चल रहा है, पता है क्या? कि भाई हम क्या पढ़ें और ऐसा हम क्या करें कि हम जो चाहते हैं वैसा हो जाए। पहले आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कितनी तैयारी है, कितने डेरिवेशन आपने किए हैं, कितने न्यूमेरिकल आपने किए हैं, पीवाईक्यू की क्या आपके पास क्या समझ है, कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, आपने पहले क्या किया हुआ है। सब मैटर को पहले साइड करते हैं। आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं, जो मैं अभी करा रहा हूं और जो पार्ट मैंने आपको बोर्ड स्ट्रेटेजी आप देखिएगा मेरा क्या बोलते हैं, जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में आप बोर्ड स्ट्रेटेजी में जब जाएंगे तो उसको आप अच्छे से देखिए। देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि सर आपको क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। फिजिक्स में लगभग 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। एक एक चैप्टर में लगभग अप्रॉक्स बात किया जाए तो 10 से 12, 10 से 12 टॉपिक हैं। अगर मैं 14 चैप्टर लेकर के चलूं, अगर मान लीजिए, तो लगभग 150 टॉपिक मुझे मिलते हैं। आप लोग को 150 टॉपिक लगभग मिल जाएंगे। अब 150 टॉपिक, वर्तमान में समय की कमी है बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, और आपको पता है कि इस कम समय में ऐसा हम क्या कर जाए कि सारी चीजें जो हम चाहते हैं हमारे हिसाब से हो जाए। तो मैं आपको बस एक तरीका जो बताने जा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, अगर आप उसको अमल में लेकर के आएंगे, अगर आप एक बार विश्वास कर जाएंगे, आप एग्जाम के बाद आप कहेंगे सर कि आपने हमारे लिए क्या कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जिससे मैंने ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं, कितने टॉपिक होंगे लगभग गिनिए तो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टॉपिक हो गए आपके। उसके बाद 7 टॉपिक हो गए आपके, ठीक है। तो जो 7 टॉपिक है आपके, सॉरी, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग टोटल कितना है, 17 टॉपिक मैंने आपको बोर्ड पे अभी इस समय मैं लिखा हुआ हूं। और मैं एक बात और बताया हूं कि एक पार्ट और है मेन टॉपिक का, वो मैं आपको दिया हुआ, उसमें भी लगभग 15 से 16 टॉपिक होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना हो गया, लगभग 31 टू 30 टॉपिक आपको, चुनिंदा टॉपिक, मेरे द्वारा सिलेक्ट किए गए टॉपिक, मेरे अनुभव के द्वारा सिलेक्ट किए गए टॉपिक, ठीक है ना। और जो जब मैं पढ़ रहा था तो जाहिर सी बात है कि हमारे भी टीचर रहे होंगे, हमें स्ट्रेटेजी बताए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करूं। तो जो मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है लगभग 2 पार्ट में, 17 टॉपिक इस वाले में, 15 से 16 टॉपिक उस वाले में, टोटल 31 टू 30 टॉपिक। अब करना क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। पहला लिखा है यहां देखिए, एलसीआर सर्किट। तो क्या करना है इस टॉपिक का, तो इस टॉपिक में याद रखिएगा, जैसे अब आपको, अगर आपकी तैयारी 150 टॉपिक, 140 टॉपिक, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए, लेकिन जो मेन फोकस आप करिएगा ना, वो इन्हीं टॉपिक पे करिएगा। जो बच्चे बहुत ज्यादा, जिनकी तैयारी मान लीजिए 70-80 टॉपिक की है, आप रिवाइज करिए, ठीक है, लेकिन आप इस समय आपके पास इतना नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टॉपिक और पढ़ सकते हैं, तो आप इसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिएगा। एक्स्ट्रा टॉपिक का सेंस ये है कि मान लीजिए लगभग 140 टॉपिक हैं, आपकी तैयारी 70-80 टॉपिक की है, तो लगभग 70 क्या बोलते हैं टॉपिक्स, अगर आप अभी, इतना समय तो है नहीं कि 70 टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर इस जो टॉपिक में लिखा हुआ हूं, लगभग 31 टू 30 टॉपिक लिखा हुआ हूं, अगर ये जो इसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है, अगर वो टॉपिक आपका तैयार नहीं है तो उस टॉपिक को आप तैयार करिए, और प्लस अगर आप जो 70 टॉपिक्स में से इस टॉपिक से मिलाइए कि कौन सा टॉपिक मिल रहा है, और जो मिल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करिए, रिवाइज पूरा करिए, जितना आपने पढ़ा है सब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई अच्छी बात है कि आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि समय की मांग इस समय यह है कि हमें कम समय में बहुत अच्छा आउटपुट देना है, बहुत अच्छा करना है, तो इस समय में जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आप प्लीज फॉलो करिए। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप खुद कहेंगे कि सर आपने क्या कहा था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मैं खुद, जैसे फिजिक्स में मेरा कितना मार्क्स है, 92 मार्क्स है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मेरे स्टूडेंट का कितना है, 98 मार्क्स है। क्यों आए 98 मार्क्स? ऐसा मैं क्यों सोचता हूं? इसलिए सोचता हूं कि जब आप अच्छा करेंगे लाइफ में ना, एक गुरु चाहता है कि उसका जो शिष्य है, उसका जो स्टूडेंट है, वो उससे आगे निकल जाए। आप मुझसे आगे निकलिए, आप मुझसे बहुत अच्छा करिए, मुझसे अच्छे मार्क्स गेन करिए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है आपके लिए। एक छोटा सा बात और कहना चाहता हूं आपसे मैं। इस समय एक ठीक है, तो मेरा इच्छा है कि आप मुझसे आगे निकलिए, मुझसे आप बहुत अच्छा करिए, मैंने जितना मार्क्स गेन किया है उससे आप बहुत ज्यादा अच्छा करिए, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर देखिए ना, टॉपिक लिखा हुआ है एलसीआर सर्किट है। तो इस टॉपिक का हमें करना क्या है, अब देखिए स्ट्रेटेजी आपकी शुरू होती है। तो जो स्ट्रेटेजी है आपकी, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटेजी में आपको करना क्या है, ये सब क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ लेते हैं। और स्ट्रेटेजी में करना क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे यह कहा कि मैंने एक पार्ट को, ठीक है, आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उस पार्ट में वो कौन सा पार्ट है, मेन टॉपिक के वो पार्ट है, ठीक है। जो मेन टॉपिक का हमारा स्ट्रेटेजी चल रहा है, उसके एक पार्ट को मैंने आपको दिया हुआ है, और एक पार्ट जो अभी मैंने लिखा हुआ हूं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं, उस वाले पार्ट को मैंने सेकंड कह दिया होगा वीडियो में गलती से, वो पार्ट है एक्चुअल में पार्ट फर्स्ट, और ये जो मैं आज लिखा हुआ हूं वो है आपका पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड है। अब टॉपिक अभी सर ने दिखाया आपको, जैसे एक बार क्या करिए आप इसका ना, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए क्या करना है, इसका जो आपका क्या बोलते हैं, पार्ट सेकंड में भी जो मैंने जो टॉपिक लिखा हुआ है, लगभग 70 टॉपिक लिखा हुआ है, इसमें लगभग 15 to 16 टॉपिक लिखा हुआ है। इस 17 टॉपिक में से अगर मैं अभी एक टॉपिक की चर्चा करूं, दैट इज द एलसीआर सर्किट। तो सर ने तो टॉपिक लिख दिया, आपको क्या लगता है कि मैं टॉपिक लिख दिया तो क्या मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं? जितने टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, मैं एक एक टॉपिक को मैं आपका क्लियर करने वाला हूं, याद रखिएगा, क्योंकि मेरा बस एक ही लक्ष्य है। जो मेरे स्टूडेंट हैं, आप सब मेरे बहुत खास हैं, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और कर पाएंगे, बस आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीआर सर्किट जो है, ठीक है आपका, तो एलसीआर सर्किट में अब क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या पढ़ लेंगे एलसीआर सर्किट में। देखिए एलसीआर सर्किट में जैसे बकायदा इसका क्या है कि भाई, इसका अपना एक क्या होता है एलसीआर सर्किट, एक सर्किट बना लीजिए भाई। आप सर्किट कैसे होता है इसका थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपने यह पढ़ लिया, ये क्या है आपका, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ठीक है। उसके बाद आपको जानकारी है कि एलसीआर सर्किट बनता कैसे है। एलसीआर सर्किट ऐसे बनता है, इसमें किसी चीज की उपस्थिति हो गई, तो रजिस्टर की उपस्थिति हो गई, इंडक्टर की उपस्थिति हो गई, कैपेसिटर की उपस्थिति हो गई। उसके बाद इसका है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये आपको इसकी बात की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो इंपीडेंस होता है जेड, वो कितना होता है, अंडर रूट कितना आता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहां पर भाई एक्सएल क्या है, एक्सी क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी क्या है, ठीक है। और इंपीडेंस क्या होता है इसका, ठीक है। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे जो एलसीआर सर्किट है, इसका फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा। इसमें आपको पता है कि जैसे जो वोल्टेज है और करंट होंगे वो सेम फेज हो गए। इसमें आपको पता है इंडक्टर में करंट क्या हो जाएगा, लेग करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। इसमें आपको पता है क्या है, करंट क्या करेगा, लीड करेगा, और वोल्टेज क्या करेगा, लेग करेगा। इसकी जानकारी आपको है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे अभी आपने क्या किया, ये क्या बनाया आपने बनाया सर्किट बनाया, ठीक है। सर्किट के बाद क्या अभी सर ने कहा, थोड़ा किसके बारे में चर्चा किया, उसके फेजर डायग्राम की चर्चा किया, ठीक है ना, उसके है ना फेजर डायग्राम की चर्चा किया। उसके बाद सर ने क्या कहा, उसका इंपीडेंस का फार्मूला, उसका सर ने चर्चा किया। उसके बाद मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो टॉपिक आपको सर ने बोर्ड पे लिखवाया, जो टॉपिक सर ने आपको प्रोवाइड कराया, उस टॉपिक की जितनी जानकारी
जो आपसे आपके सिलेबस से रिलेटेड है उतनी जानकारी आप गहन अध्ययन कर लीजिए। जैसे एलसीआर सर्किट में आप, जैसे मान लीजिए मैं अगर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे एलसीआर सर्किट में आपने क्या बनाया, पहले सर्किट क्या होता है एक, इसका इंपीडेंस क्या होता है दो, इसका फेजर डायग्राम आपने समझा, उसके बाद इसमें एक्सी क्या है, एक्सएल क्या है, आर क्या है, ठीक। उसके बाद आप इस पे क्या कर लीजिए, न्यूमेरिकल कर लीजिए। अब मेरा कहने का मतलब ये है, कहां से पूछेगा भाई, कहां से पूछेगा क्वेश्चन भाई, टॉपिक आपके सामने है, टॉपिक में क्या क्या है जो आपके सिलेबस में, उसकी टॉपिक की अच्छी जानकारी ले लीजिए, कहां से क्वेश्चन आएगा। तो एक बार दिमाग बैठा लीजिएगा, जो टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप इन कम समयों में अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आपकी तैयारी कैसी भी हो, आपकी तैयारी कैसी भी, अगर बहुत अच्छी है इसको कर लीजिए सोने पे सुहागा, नॉर्मल है तो भी कर लीजिए तो भी सोने पे सुहागा, ठीक है ना। अगर बहुत कम है, लग रहा है कि कुछ बच्चों को लगता है कि हम फेल ना हो जाए, आप इसको करिए, आप फेल हो ही नहीं सकते। कुछ बच्चों को लग रहा है कि नहीं हमको कम से कम फर्स्ट डिवीजन आ जाए, अगर आपकी तैयारी बहुत नॉर्मल है, आप फर्स्ट डिवीजन की भी आकांक्षा करते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन आप लेकर के आइए। अगर किसी को लगता है कि हमारी तैयारी है 90 प्लस आने की संभावना है, आप इसको इंक्लूड कर दीजिए, उसमें आप 90 प्लस कंफर्मेशन कर लीजिए। आप इसमें दिमाग बैठा लीजिएगा कि जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप उस चीज को करिए, क्योंकि आज आप जिस जगह से, जिस समय से गुजर रहे हैं, कभी हम भी गुजरे हैं, कभी हमारे मन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, तो कभी हमें भी गाइडेंस कहीं से मिलता था, कभी हमारे भी कुछ अपने अनुभव थे और हमने उन चीजों को किया। आप कर सकते हैं, मुझसे अच्छा कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज, एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपसे कि जैसे अगर मैं, अब थोड़ा सा मैं ना एक काम करता हूं, अब वो समय आ गया है कि मैं आपको ना टॉपिक वाइज मैं चीजों को क्लियर कराता चलूं। तो जैसे अभी आपने कुछ लिखा था क्या, यहां से जब आप स्क्रीनशॉट लिए हैं तो इसमें एक वर्ड आया था एलसीआर सर्किट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक काम करते हैं ना, आज हम लोग पहले काम करते हैं, थोड़ा सा इसका दो टॉपिक कर लेते हैं और थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के है ना, पीवाईक्यू है, थोड़ा इसको कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, जो शेष टॉपिक और बचेंगे उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सर ने क्या किया आपके लिए, क्या क्या चुनिंदा टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, सर ने आपको प्रोवाइड किया, एज वेल एज जो जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग गहन चर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। तब आप उस चीज को जब आप फॉलो कर लेंगे, उसके बाद उसका आप पूरा पूरा फल प्राप्त करेंगे, दिमाग बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। आप उसका पूरा पूरा जो है वो मजा आप लेंगे, उसका पूरा एंजॉय आप करेंगे उस चीजों को, ठीक है। तो आप बस इतना जानिए कि इसका आनंद आप ही उठाएंगे, जो मैं आपको तरीका आपको बता रहा हूं, अगर उसको आप फॉलो कर दिए तो। अब देखिए करना क्या है, यहां पर एलसीआर सर्किट लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा है। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ना हम लोग आज बात कर लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पे बात कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बात कर लेते हैं, दो टॉपिक बात कर लेते हैं। आज एलसीआर सर्किट को रहने देते हैं, और क्योंकि एलसीआर सर्किट पे थोड़ा सा हम लोग ना ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं दो पार्ट में, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में, जो टॉपिक आपके पास है इस समय, जो लगभग 30 टॉपिक हैं, यह आपके सामने ब्रह्मास्त्र है, आपके सामने यह टॉपिक ब्रह्मास्त्र है, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर आप इन टॉपिक पे अगर ज्यादा फोकस कर लिए, इसको ज्यादा प्रीफर कर लिए, इसे प्रायोरिटी अगर ज्यादा आप दे दिए, इसको प्राथमिकता अगर आप ज्यादा दे दिए, उसका लाभ आप ही लेंगे, उसका, ठीक है ना, उसका आनंद आप ही लेंगे। तो करना क्या है, चलिए मैं कुछ थोड़ा सा बात कर लेता हूं पहले इन टॉपिक पे, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग ना। तो जैसे मैं, देखिए मैं जो टॉपिक को मैं करवा दूंगा तो उसको हम टिक मार्क करते चलेंगे ना कि हाँ भाई कि हमारा टॉपिक हो गया। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा इस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इस शब्द जो है ना, एक काम करते हैं, इस पे थोड़ा बात करते हैं। बात करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सर ने जो टॉपिक बताया है, अगर उस टॉपिक पे अगर हम लोग अच्छे से बात किए रहेंगे, चर्चा किए रहेंगे, अगर उस पर हम लोग फोकस किए रहेंगे, तो सर ने यह बताया आपको कि उसका भरपूर आनंद आप प्राप्त करेंगे और आप वह कर जाएंगे जो आपकी इच्छा है, भले समय कम है, भले आपकी तैयारी कैसी भी हो, लेकिन आप जो चाहते हैं
बस इतना जान जाइए कि वो चीज होगा। अब जैसे ऐसा नहीं मत चाह लीजिएगा, किसी की मान लीजिए किसी की तैयारी है, सपोज करिएगा 20% की, अब बोल रहे 100% चाहिए अपने को, 90% चाहिए, ये नहीं। लेकिन हाँ, एक सिक्योरिटी देता हूं कि अगर 20% की तैयारी है, अगर आपका याद जो मेमोरी पावर ठीक ठाक है, अगर, और हालांकि होगा आपका मेमोरी पावर ठीक ठाक होगा, बस कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनका थोड़ा भूलने का दिक्कत रहता है। जैसे भूलने का मतलब किसी चीज को अगर वो 2-4 बार पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है। मैं उसके रिगार्डिंग बात करूँ, समय भी तो जाता है, समय भी तो कम है अपने पास, और कुछ बच्चे हैं जिनको एक बार में अच्छे से ठीक से याद हो जाता है, 1-2 बार में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर जिनका जैसे मेमोरी थोड़ा सा वीक है मतलब सेंस ये हो गया कि अगर उसकी तैयारी 20% की है, अब अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक को अगर आप करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, 15 दिन पर्याप्त है, 15 दिन आप लग जाइए, इस टॉपिक को कर लीजिए, तो भी आप फर्स्ट डिवीजन की आकांक्षा कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। जिनका दिमाग बहुत ठीक ठाक है, ठीक ठाक का सेंस क्या, 1-2 बार वो पढ़े, उनको समझ में आ गया, याद हो गया, उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो तो 80-90% का सपना देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और आप कर सकते हैं, हो भी जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हो भी जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में मैं एक बात करता हूं, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहले इस वर्ड का यूज करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल भी, ठीक है ना, तो डीवी बाई डी आर को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। डीवी बाई डी आर को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो डीवी बाई में भी क्या हो गया आपका, पोटेंशियल हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और डी आर क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, इट मींस दैट जब ग्रेडियंट की बात आएगी, जैसे रेट की बात आती है, द रेट ऑफ फ्लो चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या करते हैं, नीचे टी लगा देते हैं। क्या करते हैं, नीचे टी लगा देते हैं। तो जब नीचे क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं, तो जब ग्रेडियंट की बात आएगी तो नीचे आप क्या लगा देंगे, डिस्टेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डिस्टेंस लगा देंगे। तो डीवी अपॉन डी आर, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट है तो पी बाई एल, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वी बाई एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो डीवी बाई डी आर। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, वो होता है E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, तो E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। कोई पूछेगा कि हाँ, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हो, पोटेंशियल दिया हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक बार दिमाग बैठा लीजिएगा कि यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, देखिएगा क्या पूछा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर को अपने मन में बसाए रहिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिलेशन हो गया, क्या हो गया, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे आपका हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डीवी बाई डी आर आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, और E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन हो गया। आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो आप वहां बोलिएगा। ये वाइबा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लैब में आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम जब आपका वाइबा होगा तो यह क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। क्या है कि निगेटिव साइन क्या शो करता है, तो बोल दीजिएगा द डायरेक्शन, negative sign shows that negative sign shows that the direction of electric field with decreasing potential, the direction of electric field with decreasing potential, the direction of electric field with decreasing potential, it means that कि electric field के डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो कोई पूछेगा कि E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर क्या है, तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, बट नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, दैट इज दिस। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, आज दो ही टॉपिक देख लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, दो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपने क्या पाया, अभी आपको सर ने बताया E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और सर ने यह बताया कि जो नेगेटिव साइन शो करता है, जो कि वाइवा में पूछा जाता है, द
डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। एक बात मुझे बताइएगा थोड़ा सा, यहां पर इसको थोड़ा सा ना क्वेश्चन में समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ने यह कहा नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो एक काम करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक बात पूछता हूं, सपोज करिए इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट यहां पर ए है और यहां पर एक पॉइंट बी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये बताइए ए का पोटेंशियल ज्यादा कि बी का पोटेंशियल ज्यादा। तो सर ने यह बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा मेरा पोटेंशियल कम होता, मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम होता चला जाएगा। इट मींस दैट जब मैं यहां से यहां आऊंगा और कम फिर कम होता होता कम कम कम, तो इट मींस दैट मेरा ए, मतलब जो ए पे जो पोटेंशियल है दैट इज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, या कह सकते हैं कि वी बी इज लेस देन वी ए। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी हो गई तो इसके बाद जब आप इस टॉपिक पे आपको करना क्या है, कम से कम 3 न्यूमेरिकल कर लीजिएगा मेरे कहने पे। एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा नॉर्मल हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद थोड़ा सा उससे हार्ड है ना, थोड़ा सा इससे हार्ड हो, थोड़ा हार्डर हो, और थोड़ा सा हार्डेस्ट हो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो। हार्ड मतलब हार्ड का सेंस मतलब है कि अच्छा क्वेश्चन हो, मतलब कंसेप्चुअल अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन हो। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल आपने इस पे कर लिया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पे सर ने पीवाईक्यू भी बताया होगा, तो आपने कम से कम 2 क्वेश्चन का पीवाईक्यू देख लिया। अब इस पे अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में ना, जब तुम नहीं कर पाओगे ना तब कहना तुम्हारा नाम बदल देना, तुम कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको सर ने पूरा प्रोसेस बताया, आपको सर ने यह बता दिया कि 3 न्यूमेरिकल आपको खुद कर लेने हैं, नॉर्मल, हार्डर, हार्डेस्ट। और सर ने यह कहा कि इस पे पीवाईक्यू सर ने बताया ही होगा, क्योंकि चैप्टर वाइज में आपको पीवाईक्यू करा ही रहा हूं। तो सर ने आपको जब बताया है पीवाईक्यू, तो जाहिर सी बात है देख लीजिएगा, अगर पीवाईक्यू है कि नहीं है, नहीं होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगर होगा देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं उसमें क्या है पूरा पीवाईक्यू, जैसे कि एक चैप्टर में भाई मान लीजिए अगर 50 पीवाईक्यू, 50 से 60 पीवाईक्यू सबको थोड़ी करा रहा हूँ, उसमें चुनिंदा टॉपिक करा रहा हूँ मैं। तो अगर हो सकता है कि अगर मैं इस टॉपिक को अगर भूल गया हूँ, मेरे ध्यान से अगर उतर गया होगा तो मुझे बता दीजिएगा, इससे मैं 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा पीवाईक्यू का। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू देख लिया। अब कितने हो गए? 3 + 2 5 क्वेश्चन। आइडिया आपको लग गया, फार्मूला क्या है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, सर ने तरीका भी बता दिया कैसे क्या करना है, क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बाद, जो एक टॉपिक और है, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो जो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ होता है, तो देखिए ओम्स लॉ तो सबको पता है, क्या पता है भैया? ओम्स लॉ क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। यहां से हमको क्या मिलता है? V इक्वल टू मिलता है आई आर मिलता है, और R इक्वल टू क्या मिलता है? V अपॉन आई मिलता है, और R हमें हमारा क्या होता है? दैट इज अ कांस्टेंट होता है। और ग्राफ जब बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। V वर्सेस I जब करते हैं तो जो हमें ग्राफ मिलता है रेजिस्टेंस का, वो क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ऐसा तब होता है जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब V बढ़ता है तो I भी उसी रेशियो में बढ़ता है, V घटता है तो I भी उसी रेशियो में घटता है। तो ये होता है ओम्स लॉ होता है। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है? तो जो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब
जहां पर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जहां पर ओम्स लॉ, ठीक है ना, अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो जब एक बात बताइएगा, ध्यान समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं कंडक्टर की बात करूं, ठीक है, तो कंडक्टर में जैसे मैं बात करूं, मेटल की बात करूं, ठीक है, तो मेटल में क्या होते हैं भाई? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में। मेटल मेटल कंडक्टर का मतलब मेटल क्या है? कंडक्टर है, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब इनके क्रॉस में बैटरी लगाया जाता है तो बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और बैटरी क्या करता है? सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बैटरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना, जब वोल्टेज हम लोग भी को क्या करते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूं कि भी को, जब वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आई भी हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो आई भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट मींस दैट वहां पर हम लोग देखते हैं कि हाँ, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन सर आज हम लोग सर ने कहा कि नहीं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ मतलब जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब इसी कंडक्टर को जैसे कंडक्टर है, सपोज करिएगा, इसके क्रॉस में मैंने क्या कर दिया? बैटरी कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस करंट जा रहा है, और करंट जा रहा है आपका, ठीक है। जब करंट जा रहा है, करंट ऐसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे चलेगा, और आपको जानकारी है कि हाँ, ये भी जानकारी है कि द डायरेक्शन ऑफ द जो करंट होता है दैट विल बी द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट। और आपके यहाँ पर एक जानकारी है कि जब करंट वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, जैसे कि आपको एक जानकारी है व्हाट इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट के कारण हीट का प्रोड्यूस होना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है, ठीक है। तो जब करंट इसमें जब जाने लगेगा, तो जब करंट की मात्रा बढ़ने लगेगी, जब करंट वोल्टेज इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, वोल्टेज इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, वोल्टेज इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, तो करंट जब बढ़ने लगेगा तो आपको पता है कि करंट क्या करता है? करंट के कारण क्या होता है? वायर में हीट प्रोड्यूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होने लगेगा? हीट प्रोड्यूस होने लगेगा। तो जब करंट की मात्रा बढ़ने लगेगी तो आई बढ़ने लगेगा, तो हीट भी बढ़ने लगेगा। और आपको एक बात की जानकारी है कि H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है, मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जब H बढ़ने लगेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा, और जब रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा तो आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रेजिस्टेंस क्या करता है? कि करंट के रास्ते में क्या करता है? ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। तो जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि अब करंट जिस रेशियो में बढ़ रहा था उस रेशियो में न बढ़ करके अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या कंडीशन बन जाता है? वहां पर बन जाता है कि फिर ओम्स लॉ क्या होता है? अप्लाई नहीं हो पाता है। तो जब ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अप्लाई हो रहा था तो वह जो मटेरियल हमारे पास था वह ओमिक मटेरियल था। कैसा मटेरियल था हमारे पास? ओमिक मटेरियल था। कैसा मटेरियल था? ओमिक मटेरियल था। लेकिन जब ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इट मींस दैट अब वह ओमिक मटेरियल नहीं रह गया, अब वह नॉन ओमिक मटेरियल बन गया। क्या बन गया? नॉन ओमिक मटेरियल बन गया। तो जो हमें ग्राफ मिल रहा था दैट इज द स्ट्रेट लाइन, अब वो स्ट्रेट लाइन न मिल करके अब वो क्या हो गया? हल्का सा क्या हो गया? अच्छा, डेविएट हो गया। इट मींस जाना था सीधे और हल्का सा क्या हो गया? डेविएट हो गया, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया? कहीं ना कहीं ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल दैट में अगर हम बात करें डायोड की, अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, ये सब क्या है? ये सब नॉन ओमिक मटेरियल है। ये सब क्या है? नॉन ओमिक मटेरियल है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में इतना आपने पढ़ा। इसके अलावा भी एक दो टॉपिक इसमें और है। एक दो टॉपिक मतलब क्या है? एक दो और एग्जांपल ले लेना कि हाँ, जैसे कि सर ने अभी बताया, इसके अलावा और नॉन ओमिक मटेरियल कौन कौन से हैं उसके, जैसे कि उसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है, नॉन ओमिक मटेरियल होगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो नहीं कर रहा होगा तो उसके ग्राफ कैसे बन रहा है? जैसे डायोड वाला है तो डायोड में कैसे ग्राफ बनेंगे? तो थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। आप इतना करिए, आप कहेंगे कि सर आप क्या कहे थे, ठीक है।
तो चलिए ये सब हो गया। उसके बाद दो टॉपिक मैंने आपका क्लियर कर दिया। कौन कौन सा दो टॉपिक मैंने किया आपका, मैं टिक कर दे रहा हूं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ और क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इसमें जैसे मान लीजिए 70% अगर काम मैंने किया तो 30% में मैंने आपको बताया क्या, 3 न्यूमेरिकल अपने से प्लस 2 पीवाईक्यू मेरा देख लेना आप लोग, 5 हो गए। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में मैंने अगर आपको एक जानकारी दी अभी कि हाँ कैसे ओम्स लॉ को डिसओबे कर रहा है, तो जब ओम्स लॉ को डिसओबे कर रहा है तो कैसे मतलब हाँ, तो फिर कैसे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ का क्या मतलब है। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया, अभी समझाया। इसके अलावा और एक दो एग्जांपल होंगे तो उसको भी आप अपने से पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये है कि इस टॉपिक को अच्छे से आपको कवर अप कर लेना है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो उसका आप लाभ लेंगे ना। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग का लक्ष्य इस समय क्या है, 30 to 31 टॉपिक जो हमारे पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर अच्छे से चीजों को समझेंगे। पीवाईक्यू मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर किसी टॉपिक का पीवाईक्यू छूट जाता है, कमेंट में आप जरूर बताइए। आप कहिए, आपका आदेश सर माथे पे, आप जो कहेंगे आपकी सर हमें प्रोवाइड कराइए, ये चीज ऐसे से करिए। तो जाहिर सी बात है, अगर वो चीजें आपके भले के लिए हैं, अगर वो चीजें मुझे लगेगा कि नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई हम भी टीचर हैं, और हो सकता है आपकी समझ जितनी हो आप मुझे बताएं। अब जैसे मुझे लगा कि हाँ वो चीजें जरूरी समझ में आ रही हैं, वर्तमान में तत्काल में कर दिया जाए, तो आदमी तत्काल में उसको करेगा। आपके लिए हमेशा आदमी करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग से ही आपके समाज का, आप लोग से ही सब कुछ है। ठीक है, आप लोग से ही सब कुछ है। आपसे आपका देश है, आपसे आपका समाज है, आपसे आपका परिवार है, आपसे आपका सब कुछ है। एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ लिख लेंगे ना, 7 से 10 पीढ़ियां, 10 जनरेशन अप्रॉक्स है। गरीबी को दूर करने का सबसे बड़ा रास्ता शिक्षा होता है, सबसे बड़ा रास्ता शिक्षा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, क्या बोलते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपसे। इसमें जो मैंने एक शब्द लिखा हुआ है लाइट फूल, इसका क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, जो 3 चैप्टर हैं, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं, पढ़ना आपको सब कुछ था, अब पढ़ना सब कुछ है। देखिए वर्तमान में जो समय जो बचे हुए हैं, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो वर्तमान में जो समय बचे हुए हैं उस पर आपकी तैयारी पहले कैसी है उसको साइड करिए। वर्तमान में अभी 32-31 टॉपिक पे ही अच्छे से बात करेंगे और आप भी उस पर लग जाइए। उसके बाद आपको 3 चैप्टर एग्जाम के टाइम पे, जैसे एग्जाम का टाइम आगे मान लीजिए परसों एग्जाम है, तो एग्जाम जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले, बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले, 3 डेज पहले आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, सेमी कंडक्टर जो चैप्टर है, और ऑप्टिक्स में जो आपका रे और प्लस वेव है, और प्लस आपका जो आई होप सो आपका जो एसी डीसी चैप्टर है, हाँ एसी अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है फर्स्ट बुक में, जो आपका लास्ट चैप्टर है, इसको आप कंप्लीटली पढ़िएगा। इसमें भी जो मैंने मेन टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं उसको तो आपको प्रीफर करना ही करना है, लेकिन इन चैप्टरों को कंप्लीटली पढ़ने का प्रयास करना है, उसका असर आपको दिखेगा। अगर आप ऐसा करते हैं एग्जाम में आपको दिखेगा, आप बहुत ज्यादा नंबर कवर अप कर जाएंगे खाली इसी 3 चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। मैं नहीं कह रहा हूं कि 40 चैप्टर पूरा पढ़िए आप वर्तमान में, अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। अभी 30 to 31 टॉपिक की बात हो रही है, लेकिन ये जो 3 चैप्टर है ये क्या है, मैंडेटरी है, ये मस्ट है, इसको आप पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद ठीक है, उसके बाद आप एक बात जान जाइएगा कि जैसे अगर मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी विश्वास मुझ पर हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो चीजें आपको अगर दिख रही हैं, अगर लगता है कि नहीं वो चीज आपके लिए अनुकूल साबित हो सकती है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज कनेक्ट विद माय चैनल। माय रिक्वेस्ट है, इट्स माय रिक्वेस्ट, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई चीजों के साथ, नई रणनीति के साथ, नई खोज के साथ, नए तरीकों के साथ। आपके लिए मुझे करना है, मुझे आपको अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करानी है।
ठीक है, जय हिंद।